कौन सा बेटा? सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं गए हुए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ठीक है, तो आज आपका जो जस बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। अपनी बुक में से ओपन करना है कर लो, अदरवाइज मैंने नोट से ही करवाना है, ठीक है। यूनिट फोर्थ है आपका एंड चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। जो आपका फोर्थ फ्रिक्शन डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन था वो कंप्लीट हो गया। उसमें 3 से 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो हम बाय पेज ही करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर में पहले आपका थोड़ा सा कंसेप्ट है स्केलर प्रोडक्ट का, बिकॉज जो वर्क है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए तो थोड़ा सा स्केलर प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में बताया हुआ है, और इसके बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल है वो आते रहते हैं पेपर में, ठीक है। तो वर्क अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पहले स्केलर प्रोडक्ट करना है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मीन्स इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डॉट के साथ होती है। जैसे हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर दोनों में स्केलर प्रोडक्ट हो रही है जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रही है तो दोनों के बीच क्या होगा? डॉट होगा, ठीक है। जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसमें क्रॉस का साइन दिखाई देगा आपको। और जो डॉट प्रोडक्ट है वो ओपन कैसे होना है? ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट हमने वेक्टर्स चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया था, वही है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हमने कैसे ओपन करना है? कॉस थीटा के साथ। और जो थीटा है जहां पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। बेटा जो भी बताऊंगी उतना ध्यान से सुनना, मैंने ऑलरेडी मेन पॉइंट्स निकाल कर रखे हैं आपकी बुक में से, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। थीटा क्या है? एंगल होता है कि दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना है। जैसे हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, दोनों वेक्टर्स ऐसे हो तो साफ साफ दिख रहा है दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आप कॉस थीटा थीटा की प्लेस पर 90 रख दोगे, ठीक है। तो 0 आ जाएगा आंसर। जितना भी एंगल बन रहा होगा दोनों के बीच वो थीटा की वैल्यू है आपकी। उसके बाद एक चीज और करने वाली है, जैसे हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, क्या होते हैं यूनिट वेक्टर? जो डायरेक्शन बताए, ठीक है। जैसे जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर कौन होता है? आई कैप। वाई के ऊपर क्या होता है? जे कैप, ठीक है। जेड के ऊपर कौन होता है? के कैप। ये 3 हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिटी होता है, मीन्स 1। इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और अगर आप इनको ओपन करोगे, ये जो वैल्यू है ये आगे न्यूमेरिकल्स में काम आनी है। मान लो आपके पास आई आई मल्टीप्लाई हो रहा है, आई जे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी मीन्स इनकी आपने मल्टीप्लीकेशन आ गई, ठीक है। तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे? आप पहले तो उसे डायरेक्ट ही लर्न कर लेना कि अगर सेम सेम वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे आई आई जे जे के, ठीक है, तो उनकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। अगर डिफरेंट आ जाए कोई भी आई जे जे आई के जे, जो भी मीन्स आपस में मैच नहीं कर रहे अगर वो, तो उनकी वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है। क्योंकि जो डिफरेंट वेक्टर्स हैं वो दोनों आपस में क्या होंगे? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे होते थे, चाहे वो आई जे है, जे के आई है, कोई भी है। तो थीटा 90 डिग्री हो गया जब, तो कॉस 90 0 होता है तो उसने वैल्यू 0 कर दी। अगर वो सेम सेम चल रहे हैं, सेम का मीनिंग क्या है? जो मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की है साथ में, ठीक है, कि दोनों एक ही डायरेक्शन पर हैं तो दोनों में एंगल कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मीन्स दोनों वेक्टर्स में कोई एंगल ही नहीं बन रहा, 0 डिग्री है एंगल, पैरेलल हो गए ना जे। तो हम थीटा की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, cos 0 1 आ जाना है। इनकी वैल्यू तो ऑलरेडी 1 1 होती ही है, यूनिट वेक्टर है जी, ठीक है। तो जो सेम वेक्टर्स हैं अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी वैल्यू 1 आती है। अगर डिफरेंट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी वैल्यू क्या आती है? 0।
जे रूल सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर्स के लिए है, हम किसी और वेक्टर पर नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, मीन्स जे ना हो कि अगर ए वेक्टर एंड ए वेक्टर आ रहा है आप उसकी वैल्यू 1 लिख दो, ए एंड बी आ रहा है आप उसकी वैल्यू 0 लिख दो, ऐसा नहीं करना। ये सिर्फ एंड सिर्फ आई जे एंड के लिए ही है। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा जहां तक क्लियर है सभी को? 1 सेकेंड बेटा, थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, वो बार बार डिसकंटिन्यू हो रही है कॉल मेरी। जस्ट बेटा थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, कॉल डिसकंटिन्यू हो जाती है अपने आप। अभी करती हूँ। 1 सेकेंड बेटा। जैस अब शो हो रही है सभी को? जैस बेटा स्क्रीन शो हो रही है सभी को? 11th क्लास। 11th क्लास। ठीक है, वो सिर्फ यूनिट वेक्टर्स के लिए हैं जो जे वाले मैंने करवाए हैं अभी के, आई आई जे जे, मतलब सेम यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू 1 लेनी है आपने। जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी वैल्यू 0 लेनी है। ठीक है, जे ना हो कि आप जे वाले रूल ए बी पर थोप दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। जे काम आने हैं जहां पर मान लो आपके पास कोई टू वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे मैं आपको वैल्यू दे दूं, कोई ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ऐसी बी वेक्टर की वैल्यू आ जानी है हमारे पास, कोई ना कोई गिवन होगी, i कैप प्लस 3j कैप 2k कैप। अगर इनका आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक है, आपस में डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? वो दिया हुआ है आपको जो एक जर्नल फॉर्मूला, कि आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, आपने सारा ड्राइव करना है तो आप ड्राइव भी कर सकते हो। जैसे जहां पर जो वैल्यूज हैं वो जर्नल वैल्यूज यूज की हैं, x1 y1 एंड z1। बी के केस में x2 y2 एंड z2। जब दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ऐसे लिखोगे आप उन्हें। ठीक है, उसके बाद जब हम जैसे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड से करेंगे एंड थर्ड को थर्ड से करेंगे। जब हम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोफिशिएंट के साथ और कौन मल्टीप्लाई हो रहे हैं? यूनिट वेक्टर्स। एंड यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू क्या आनी है? फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से किया, आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, जेड कैप इंटू जेड कैप। तो अभी हमने किया, अगर सेम वेक्टर्स हैं तो उसका आंसर क्या आ जाना है? 1 आ जाना है। तो जो आई आई जे जे एंड के था, देखो आंसर में वो खत्म हो गया, उनकी वैल्यू 1 आ गई।
और जो आपका ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, जो भी हमारी टर्म्स होगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जानी है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है, आपका एमसीक्यू में काम आ सकती है। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो हम उसे घुमाकर लिख सकते हैं बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। ठीक है, और अगर टू वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और वो दोनों वेक्टर्स सेम है, जैसे ए का ए से, बी का बी से, तो उनके मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल तो बन ही जाता है आराम से। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर टू वेक्टर्स आप में परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो जीरो होता है। ये वाली कंडीशन है हमारे पास। अगर टू वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। आया कैसे? थीटा 90 डिग्री हो जाना है। परपेंडिकुलर मीन्स एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 क्या हो गया? जीरो। तो हमें तो कंडीशन मिल गई कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होगा अगर वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो जो आपको क्वेश्चन है वो टू टाइप से आ सकता है। जहाँ तो मैं आपको बता दूंगी कि जो टू वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, उसमें किसी कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर जीरो के इक्वल रखकर इक्वेशन बन जानी है, वहां से वैल्यू निकाल दो कोई कोफिशिएंट की। और दूसरा क्या हो सकता है, मैं आपको कहूँ कि शो करो कि जो टू वेक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ आपको गिवन है, जो टू वेक्टर्स के वो परपेंडिकुलर हैं, तो आपको उन्हें ओपन करके सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके उसका आंसर जीरो निकालना होगा। मीन्स अगर उनका आंसर जीरो आएगा तभी आपका प्रूफ होएगा कि हाँ ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। क्लियर? इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा आपको। तो फोर्थ कंडीशन क्या है आपकी? जे कम इम्पॉर्टेंट है जे वाली कंडीशन। ठीक है, एज कम्पेयर टू थर्ड, इसलिए मैंने थर्ड पर स्टार भी लगा दिया कि अगर टू वेक्टर्स, ठीक है, कोलीनियर हैं। कोलीनियर मीन्स जहाँ तो वो पैरेलल होंगे जहाँ पे एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, अगर पैरेलल होंगे तो थीटा 0 डिग्री लोगे आप, अगर एंटी पैरेलल होगी तो थीटा 180 डिग्री लोगे आप। ठीक है, तो उनकी जो कंडीशन है मीन्स उनके डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उनके नॉर्मल प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे इतना हावी मत करना दिमाग पर। ठीक है, जो थर्ड वाली है वो वाली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ प्रॉब्लम 1.01, आपकी बुक में से ही उठाई है। जैसे आपको ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 2j वेक्टर प्लस सी के कैप। ठीक है, एंड बी वेक्टर क्या है? 2i माइनस जे कैप। सबसे पहले तो आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर लेना कि जो वेक्टर मिस है, जैसे जो बी है उसमें के की वैल्यू नहीं, इट मीन्स वहां पर जो के कैप है वो क्या है? उसका कोफिशिएंट क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ये टू वेक्टर्स हैं, शो करो कि ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, प्रूव दो। तो हम प्रूव कैसे दे सकते हैं? अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दें। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है? मैंने पहले आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को सेकंड से कर दो, एंड थर्ड को थर्ड से कर दो। जब हमने 1 को 2 से किया तो आंसर क्या आ गया? 2। 2 को -1 से किया, आंसर क्या आ गया? 2। 3 को 0 से किया तो आंसर क्या आ गया? 0। 2 माइनस 2 कितना बन गया हमारे पास? 0। यही तो हमने प्रूव करना था, तो बता दिया कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। इसलिए जो दोनों वेक्टर हैं एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ऐसे इसका न्यूमेरिकल आम आ जाता है। जहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, आगे स्टार्ट होता है आपका जो मेन चैप्टर है, वर्क। ठीक है, वर्क क्या है? कब हम मानेंगे कि वर्क डन हुआ है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। फोर्स अप्लाइड, मैंने फ्लो चार्ट बना दिया छोटा सा। फोर्स अप्लाइड मीन्स आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर दी, उसके बाद क्या होनी चाहिए? सेकंड स्टेप में डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है। तो सेकंड स्टेप भी होना जरूरी है, क्या? डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। उसके बाद ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हो गई तो थर्ड स्टेप भी होना जरूरी है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है, बट वो उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है। अदरवाइज तो जो वर्क डन है, जहाँ तो फिर वो नेगेटिव आ जाएगा, जहाँ जीरो हो जाएगा। अगर हमें पॉजिटिव वर्क डन चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स आपने अप्लाई की है। ठीक है। जैसे मान लो आपने किसी टेबल पर फोर्स अप्लाई कर दी, धक्का लगाया उसे टेबल को, तो टेबल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना जिस डायरेक्शन में आपने धक्का लगाया, उसको पुश किया। तो तभी हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। ठीक है। अगर आप किसी रिजिड बॉडी को, जैसे वॉल है, इस पर जो फोर्स लगाओगे, चाहे सारा दिन धक्का लगाई जाओ, ठीक है, बट जो रूम की वॉल है वो तो वहां पर ही रहेगी, वो अपना पोजीशन चेंज करने वाली नहीं है। तो मैं नहीं मानूंगी कि आपने कोई वर्क डन किया है। ओके। तो वर्क डन की कंडीशन क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है कि फोर्स अप्लाई की किसी ऑब्जेक्ट पर, उसमें डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि हाँ वर्क डन हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके। ओके। उसके बाद जो वर्क डन है, ठीक है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई की है, वो फोर्स टू टाइप्स की हो सकती है। ठीक है। ये आपकी बुक में टॉपिक 1.04 एंड 1.06 है, और इसकी हमने डेरिवेशन नहीं करनी। इसका हमने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि क्या है। ठीक है। इसकी डेरिवेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आगे हैं, कोलिजन्स वाली, वही आनी है, पक्का है। ठीक है। ये डेरिवेशन नहीं आनी आपको। एक वर्क एनर्जी थ्योरम आएगी, वो इंपॉर्टेंट है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पढ़ी है जो, तो बेकार सी डेरिवेशन है, हमने ये नहीं करनी। हाँ, इसका कंसेप्ट जरूर क्लियर करेंगे कि होती क्या है। ठीक है। तो वर्क डन है वो टू टाइप से हो सकता है, जो फोर्स आप लगा रहे हो वो टू टाइप की हो सकती है। फर्स्ट तो है वर्क डन वाया कांस्टेंट फोर्स। ठीक है। जो आपने फोर्स अप्लाई की वो कांस्टेंट थी। सेकंड क्या है? वर्क डन वाया वेरिंग फोर्स। जो आपने फोर्स अप्लाई की वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। 1 सेकंड बेटा। युवराज एंड विशाल बेटा, आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं थी अब? चलो फिर। कहाँ लगनी है पता है? ठीक है, चलो फिर। तो वर्क डन वाया कांस्टेंट फोर्स, हम फोर्स को कांस्टेंट कब बोल सकते हैं? जैसे आपने टेबल को धक्का लगाया, ठीक है, फोर्स लगा दी, बट वो आपको क्या पता कि आप जो फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, वो कांस्टेंट फोर्स है या फिर वेरी कर रही है। इसका मतलब है कांस्टेंट फोर्स की टर्म देखो पहले, फोर्स मीन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है, जो टेबल है, ठीक है, वो तब तक ही डिस्प्लेसमेंट करेगा ना जब तक आप उसे धक्का लगा रहे हो। तो वो डिस्प्लेसमेंट होने तक जो आप उसे फोर्स दे रहे हो, अगर वो उतना टाइम उतनी ही फोर्स है जितनी आपने स्टार्ट की थी, ठीक है, मीन्स पूरी डिस्प्लेसमेंट के टाइम में उतनी ही रहती है, तो उस फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं। अगर वो चेंज हो रही है, मीन्स पहले आपने हल्का सा लगाया, फिर जोर से लगाना स्टार्ट कर दिया, फिर हल्का कर दिया, ठीक है, ऐसी फोर्स को हम बेरिंग फोर्स बोलेंगे। एक बार देख लेंदे की नहीं, रमन मैम ने लेनी है? उधर देखे होंगे जिथे बैठे ने, ऑनलाइन क्लास ना लैन स्टार्ट कर देना, उन्होंने नहीं पता। अच्छा, कॉमर्स वाले। ठीक है। ठीक है। उच्ची ना बोलो, फिर बह के पढ़ लो कुछ। तेरा जेड़ा मिस हो गया फिजिक्स का, वो ये तो कर लो। जैसे बेटा कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिंग फोर्स दोनों समझ में आ गए क्या है? जो वर्क डन है टू टाइप की फोर्स से हो सकता है, कांस्टेंट फोर्स, वेरिंग फोर्स। ठीक है। अगर पूरी डिस्प्लेसमेंट की टाइम में जो फोर्स है कांस्टेंट रह रही है, इट मीन्स वो कांस्टेंट फोर्स है। अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इट मीन्स वो वेरिंग फोर्स है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, नेचर ऑफ वर्क डन।
जो वर्क डन हो रहा है वो थ्री टाइप का हो सकता है, मीन्स उसके थ्री केसेस बन सकते हैं। कौन से हैं वो थ्री केसेस? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? अगर जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स जिस तरफ आपने फोर्स लगाई, धक्का लगाया ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसी तरफ उसकी मूवमेंट हो, उसी उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस करे। नेगेटिव वर्क डन कौन सा है? अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। एंड जीरो वर्क डन कौन सा है? अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इसे हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी शो करती हूँ कि वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कैसे हो सकता है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके, 1 सेकेंड बेटा, अभी सारा क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो जो वर्क है वो क्या है हमारे पास? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, होना भी है, पता नहीं, मैं क्लास लगा रही हूँ, चले। हाँ जी बेटा, वर्क वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये तो हम पढ़ती आ रही हैं। तो फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एफ वेक्टर से। डिस्प्लेसमेंट को किससे कर रहे हैं? एस वेक्टर से। अब देखो, हमने जो फॉर्मूला किया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वही चीज बन रही है ना जी। हमने तो वो एग्जांपल ही ली थी ना, ए एंड बी की जर्नल। कोई भी टू वेक्टर्स में अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो ओपन तो वो ऐसे ही आना है ना। तो वैसे ही हमने एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर को ओपन कर लिया, एफ एस कॉस थीटा आ गया हमारे पास, जो वर्क डन का एक्सप्रेशन है। अब केस आता है सबसे पहले पॉजिटिव वर्क डन का, ठीक है, कि अब आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया, वो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। मींस जो फोर्स एफ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। तो थीटा क्या आ जाएगा? जीरो। कॉस जीरो कितना हो जाता है? 1। तो डब्ल्यू मीन्स वर्क डन किसके इक्वल आ गया? एफ एस के। देखो ये टर्म पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है ना तो जो नेगेटिव है, ना ही जो जीरो है। तो ये कौन सी टर्म आ गई? पॉजिटिव वर्क डन। हमने सारा मैथमेटिकली भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद केस आता है नेगेटिव वर्क डन का। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है कि आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट हो रही है। अब आप इसकी कोई एग्जांपल बता सकते हो मुझे? मिलेगी आपको कोई रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल? कि आप किसी चीज को पुश कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो, बट उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, वो दूसरी तरफ हो रही है। जस्ट है कुछ दिमाग में? कोई भी फोर्स हो सकती है वो। और अभी हमने डिस्कस भी की थी लास्ट चैप्टर में। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ऐसा कोई और केस नहीं होगा। जस्ट बेटा, जस्ट बेटा, फ्रिक्शन फोर्स मीन्स आप जितना मर्जी भाग लो, जो मर्जी एग्जांपल ले लो, ठीक है, उसमें जो फोर्स ऑपोजिट वर्क कर रही है, वो फ्रिक्शन ही आएगी, ठीक है। जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो ऑपोजिट फोर्स होती है ना, इसीलिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वही आएगी एग्जांपल में। जो मर्जी एग्जांपल आप डाल सकते हो, ठीक है। उसमें शो कर देना कि जो वर्क डन है, सॉरी, जो फोर्स लग रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। मीन्स इस एग्जांपल में जो सेकंड केस है ना, नेगेटिव वर्क डन, इस एग्जांपल में एक से ज्यादा फोर्सेस भी हो सकती है। एक मिनट बेटा, ठीक है, मैंने ऑफिशियली दसिया नहीं थी, मैं ਤਾਂ नहीं सी कुछ ਦਿੱਤਾ है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਮ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, मतलब ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, उसमें ਪਾ ਦੂੰਗੀ। मतलब जो ग्रुप ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਉਣਾ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ठीक है, अज तो मैंने लगता आया ही नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੀਕ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠਾ ਸਾਰਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਾ ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੌਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਖਲਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਲੈਬ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਅੱਛਾ ਮੋਹਾਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ 3704 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਡਬਲ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਚਲ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਉਹੀ ਕੀ ਕਰੋ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊ ਪੋਸਟ ਵੀ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ जस बेटा सॉरी बेटा डिस्टर्बेंस ही हो जा रही है बार बार जस आ रही है वॉइस मेरी आज डिस्टर्बेंस डे है हमारा है ना बार बार डिस्टर्बेंस हो जा रही है चलो कोई बात नहीं स्कूल में ना तो टीचर आ जाते कई बार कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने के लिए तो ऑफ करना पड़ता तो कहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स सेकंड केस हो गया था नेगेटिव वर्क डन सारी एक्सप्लेनेशन हाँ कि मैं ये आपको बता रही थी कि कई बार कोई एग्जांपल लिखनी पड़ जाती है साथ में ठीक है तो जो नेगेटिव वर्क डन है उसमें जो ऑपोजिट फोर्स आती है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के वो फ्रिक्शन फोर्स ही होती है ठीक है उस सिस्टम में और भी कई फोर्सेस लग सकती हैं जरूरी नहीं है कि उस टाइम आप सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की बात हो रही है जैसे आप टेबल वाली एग्जांपल ही ले लो ठीक है आप टेबल को पुश कर रहे हो आपने फोर्स अप्लाई की वो कौन सी फोर्स होगी अप्लाइड फोर्स उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो रही है ठीक है अप्लाइड फोर्स के साथ तो उसकी डायरेक्शन सेम है बट जो टेबल एंड ग्राउंड के सरफेस दोनों के बीच फोर्स लग रही है वहां पर वो कौन सी फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में ठीक है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है इन केस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वो क्या है नेगेटिव इन केस ऑफ अप्लाइड फोर्स वो क्या है पॉजिटिव समझ में आई स्टोरी क्या है हाँ ऐसे निकाल सकते हैं हम और जो थीटा की वैल्यू है ठीक है वो जब वहां पर क्या होगी जहां पर 180 डिग्री क्योंकि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो क्या बन गए एंटी पैरेलल ठीक है तो हमारे पास cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 तो w की वैल्यू क्या आ गई -fs तो क्या आ गया वर्क डन नेगेटिव साफ दिखाई दे रहा है क्लियर उसके बाद आ गया हमारा थर्ड केस बेटा ये केस क्लियर करके अभी क्लास ऑफ कर दूंगी ठीक है नेक्स्ट है आपकी कोई ठीक है बस अभी मैं कर देती हूँ ठीक है जीरो वर्क डन क्या है अगर हमारे पास एक्स वेक्टर मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड एफ वेक्टर मीन्स फोर्स दोनों में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का हो तो हमारे पास जो cos 90 है वो क्या हो जाता है जीरो तो W भी क्या हो जाएगा जीरो ठीक है बेटा किसने क्वेश्चन राइज किया था कि फोर्स भी जीरो होगी
फोर्स बेटा जीरो नहीं होगी, ठीक है, हमारे पास वर्क डन जीरो आया है। फोर्स तो कोई ना कोई लग ही रही है, बट वो परपेंडिकुलर है। जैसे इसकी एग्जांपल हम छोटी क्लासेस से भी करते आ रहे हैं कूली की, ठीक है। मीन्स कोई भी इंसान है, उसने अपने सिर पर बहुत लोड उठाया हुआ है, उस टाइम जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपको क्या लगता है कि उस बंदे के सिर पर बोझ नहीं है कोई भी? है ना? फोर्स तो लग रही है ना उस सामान की उसके सिर के ऊपर, नीचे की तरफ। ये नहीं है कि अगर वर्क डन जीरो है फोर्स भी जीरो होगी, फोर्स तो है। अगर मान लो आपने हाथ में कुछ उठाया हुआ है, बहुत हैवी है, कोई टैक्सी है, कुछ भी है, आप चल रहे हो उसको लेकर, ठीक है, या फिर खड़े हो उसको लेकर, तब भी आपका जो वर्क डन है वो जीरो आएगा। बट वहां पर फोर्स तो है, आपको वेट तो उसका फील हो रहा है ना, जो भी आपने सामान पकड़ा हुआ है। बट ड्यू टू परपेंडिकुलर, सिर्फ डायरेक्शन के कारण जो वर्क डन है वो जीरो आ जाना है, बिकॉज थीटा 90 बन जाना है। अकॉर्डिंग टू साइंस हम उसे वर्क में नहीं काउंट कर सकते। इज इट क्लियर? ओके बेटा, ठीक है, जहां तक रिवाइज कर लेना आप, साथ में से बुक में से भी कर सकते हो, ठीक है। कोई पॉइंट ऐसा मिले जो डिस्कस नहीं हुआ, वो आप मुझसे पूछ लेना। ओके। ओके बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। सेम टू यू। सेम टू यू।